गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अध्याय 8 शुरू कर रहे हैं जो कि भौतिक विज्ञान का अध्याय है, भौतिक विज्ञान का पाठ है यानी गति। और सबसे पहले हम लेंगे कि एक तो निर्देश बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु क्या होता है, गति की परिभाषा। वैसे गति कई प्रकार की होती है, सरलरेखीय गति, वर्तुल गति। मूल बिंदु किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है जिसे मूल बिंदु कहा जाता है। जैसे आपका घर विद्यालय से 2 किलोमीटर दूर है तो हम विद्यालय को एक मूल बिंदु मान सकते हैं। विद्यालय से 2 किलोमीटर दूर तो आपके घर की स्थिति का पता चल जाएगा। यानी मूल बिंदु से हमें वस्तु की स्थिति का पता चलता है कि वस्तु कहाँ पर स्थित है। तो किसी को मूल बिंदु माना जा सकता है। घर को मूल बिंदु मान लेंगे तो स्कूल की स्थिति का पता लग जाएगा कि आपके घर से स्कूल कितनी दूर है। तो इस तरह से किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है जिसे मूल बिंदु कहा जाता है। जैसे चांदकोठी पिलानी से 11 किलोमीटर दूर है, हम पिलानी को मूल बिंदु मान लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि पिलानी से 11 किलोमीटर दूर चांदकोठी स्थित है। तो इस तरह से पिलानी यहाँ पर मूल बिंदु हो गया या निर्देश बिंदु भी कह सकते हैं इसको। इस तरह से ये जो मूल बिंदु वस्तु की स्थिति या गति के बारे में जब भी चर्चा होगी तब तक मूल बिंदु या निर्देश बिंदु की आवश्यकता पड़ेगी। गति क्या होती है, गति की परिभाषा अगर हम देखें तो निर्देश बिंदु के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में समय के साथ अनवरत परिवर्तन को वस्तु की गति कहते हैं। आप हम कहते हैं कि कोई वस्तु गति कर रही है, कोई वस्तु गति नहीं कर रही। बताइए कैसे बता सकते हैं वस्तु गति कर रही है नहीं कर रही। कोई गाड़ी है गति कर रही है नहीं कर रही, आप हम गति कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कैसे पता चलेगा। उसके लिए तरीका है कि निर्देश बिंदु के सापेक्ष कोई निर्देश बिंदु मान लिया। यानी हमारे गांव का जैसे मान लीजिए बस स्टैंड है, बस अड्डा है, उसको मान लीजिए निर्देश बिंदु मान लें तो उसके सापेक्ष वस्तु की स्थिति में समय बीतने के साथ साथ अनवरत परिवर्तन का मतलब लगातार परिवर्तन अगर हो रहा है तो वस्तु गतिशील है। तो वस्तु की गति कहते हैं। हम कह सकते हैं कि वस्तु गतिशील है। यानी किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष या मूल बिंदु के सापेक्ष अगर वस्तु समय के साथ साथ अनवरत रूप में यानी लगातार रूप से वो परिवर्तन कर रही है, उसकी स्थिति लगातार बदल रही है, हम कहेंगे वस्तु गतिशील है। अब लेंगे सरल रेखीय गति। इस किताब में सरल रेखीय गति विस्तार से बताई गई है और थोड़ी बहुत वृत्ताकार गति के बारे में भी एक टॉपिक है। तो सरल रेखीय गति क्या होती है, वस्तु द्वारा एक सीधी रेखा में की जाने वाली गति सरल रेखीय गति कहलाती है। एक सीधी रेखा में अगर गति करती है वस्तु तो उसको हम सरल रेखीय गति कहेंगे। अब मान लीजिए ये एक सरल रेखा है और इस सरल रेखा पर कोई गतिशील वस्तु है, उसकी अलग अलग स्थितियां दर्शा रखी हैं। जैसे ये है किलोमीटर में रखी, यहाँ पर km किलोमीटर, 0 किलोमीटर, 5, 10, 15, 20 इस तरह 60 किलोमीटर तक के यहाँ पर उसको अंकित कर रखा है दूरियों को। और ऊपर बिंदु है O बिंदु, C बिंदु, B बिंदु, A बिंदु। अब मान लीजिए कोई वस्तु O बिंदु पर स्थित है और वो गति आरंभ करती है सरल रेखीय गति और O बिंदु से वस्तु गति करती करती C बिंदु पर आती है। सी बिंदु को पार करके
बी बिंदु पर आती है और बी बिंदु से गुजरते हुए अंत में ए बिंदु पर पहुंच जाती है। तो बताइए वस्तु ने कितनी दूरी तय की। यहां से देख लीजिए वस्तु ने कितनी दूरी तय की। ये किलोमीटर में दूरियां दे रखी है। तो 0 से लेकर 60, 0 से वस्तु चली थी और 60 पे जाकर रुकी। इसका मतलब वस्तु ने 60 किलोमीटर दूरी तय की है। अब अगर मान लीजिए यानी माना कोई वस्तु सरलरेखीय पथ में गतिमान है, वस्तु बिंदु O से गति प्रारंभ करती है जो कि निर्देश बिंदु है। हम यहाँ O को निर्देश बिंदु मान सकते हैं। वहां से गति शुरू की है और उससे तुलना करेंगे और O से C बिंदु को बी बिंदु को पार करते गुजरते हुए और A पर पहुंच गई है। इसके बाद मान लीजिए इसने 60 किलोमीटर दूरी तय कर दी। इसके बाद वह वापस गति करते हुए वस्तु वापस गति करने लगती है उसी सरल रेखा में और वापस गति करते हुए बिंदु ए से ओ पर वापस पहुंच जाती है। अब ए बिंदु से चली और बी पर वापस ओ पर वापस पहुंच गई। ए बिंदु से चली बी पे आई, फिर सी पे आई, फिर ओ पर आ गई वापस। अब निर्देश बिंदु ए बिंदु हो गया। ए से चली है, अब ए से यहाँ पर पहुंच गई, ओ पर पहुंच जाती है। अतः वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कर सकते हैं हम। कैसे ज्ञात करेंगे? यानी वस्तु ने लास्ट में कितनी दूरी तय कर ली, तो कितनी दूरी तय की? तय की गई दूरी यानी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? ओ ए प्लस ए ओ ए और प्लस ए ओ इतनी दूरी तय की। तो ओ से ए तक की दूरी है 60 किलोमीटर और ए से ओ तक की दूरी भी 60 ही है। तो कुल कितना हो गया? 120 किलोमीटर हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि वस्तु 120 किलोमीटर दूरी तय कर चुकी है। अब उसके बाद में आता है विस्थापन, और विस्थापन और दूरी में कोई संबंध है या दोनों समान हैं या अलग अलग है, उसको हम देखते हैं। अगली बात लेते हैं हम विस्थापन। पहले इसकी परिभाषा को समझे, फिर आगे की बात करेंगे। वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। यानी वस्तु शुरू में कहाँ थी वो तो होगी प्रारंभिक स्थिति, और वस्तु गति करते करते अंत में कहाँ है, उन दोनों के बीच की सीधी, उनके बीच की न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी कितनी है, उसको हम कहेंगे वस्तु का विस्थापन। सवाल ये उठता है कि क्या विस्थापन व वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बराबर होते हैं? आओ इसको समझने का प्रयास करते हैं। माना वस्तु एक ओ बिंदु से प्रारंभ होकर ओ बिंदु से गति प्रारंभ करके बिंदु ए पर पहुंचती है, ए पर पहुंचती है तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी OA बराबर 60 किलोमीटर है। यानी O से A तक की दूरी जो है वो 60 किलोमीटर है। इस प्रकार से ये तो हम देखते हैं कि वस्तु यहाँ से चली है O बिंदु से और अंत में A पर पहुंच गई, तो ये देखिए किलोमीटर में 0, 5, 10 इतने किलोमीटर पार करते हुए 60 किलोमीटर दूरी तय कर दी। अब जरा विस्थापन देखते हैं। वस्तु पहले यहाँ थी और अंत में यहाँ पर है A बिंदु पर। पहले O बिंदु पर थी और बाद में A पर है। तो बताओ O से A तक की जो न्यूनतम दूरी कितनी है, कम से कम दूरी, वो भी 60 ही है। अब अगली बात लेते हैं इसमें। यहां वस्तु की प्रारंभिक स्थिति
यहाँ वस्तु की प्रारंभिक स्थिति O व अंतिम स्थिति A बिंदु है, A बिंदु पर है। अतः विस्थापन बराबर 60 किलोमीटर, यानी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी 60 किलोमीटर होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वस्तु सरल रेखा में चली है और कहीं मुड़ी नहीं। तो इस तरह से वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और वस्तु का विस्थापन दोनों बराबर हैं, हम इनको बराबर कह सकते हैं। अब एक दूसरी स्थिति पर विचार करते हैं। यह तो थी पहली स्थिति फर्स्ट, और अब लेते हैं स्थिति, अब दूसरी बात तुलना करते हैं। माना वस्तु O बिंदु से गति प्रारंभ करती है, गति प्रारंभ करके A बिंदु पर पहुंचती है और वापस गति करते हुए A बिंदु से O पर पहुंच जाती है। तब वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी कैसे याद करेंगे? कुल दूरी बराबर कितनी होगी? OA प्लस AO, तो कितनी हो जाएगी? इसमें मान रख देंगे 60 किलोमीटर गई वस्तु और 60 किलोमीटर आ गई, तो बराबर कितना हो गया? 120 किलोमीटर। और वस्तु का विस्थापन कितना है देखिए, विस्थापन बराबर 0 होगा, क्योंकि वस्तु का प्रारंभिक बिंदु O था तथा अंतिम बिंदु भी, या अंतिम प्रारंभिक बिंदु कह दिया, प्रारंभिक स्थिति O थी तथा अंतिम स्थिति भी O बिंदु पर है। यानी वस्तु यहां से चली थी, 60 किलोमीटर दूरी तय करके चली गई और वापस 60 आ गई, और जहां से चली थी वहीं वापस आके रुक गई। तो बताओ
पहले की स्थिति और अब की स्थिति में कितनी दूरी है, कितना फर्क है, कुछ भी नहीं है। वहीं पर वस्तु, वहीं से चली थी वस्तु और वहीं पहुंच गई, तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच के जो दूरी है वो शून्य होगी, अतः हम कह सकते हैं विस्थापन शून्य है। तो वस्तु का के द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन बराबर भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। अगर वस्तु सीधी रेखा में चल के जा रही है और तो दूरी और विस्थापन दोनों बराबर हो जाएंगे, और वस्तु मुड़ करके फिर दोबारा से फिर गति आरंभ करती है तो विस्थापन और दूरी बदल जाएंगे आपस में, फिर एक समान नहीं रहेंगे। तो इस तरह से हम इनको दोनों को अलग अलग ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं एक समान गति। जब वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे एक समान गति कहते हैं। उदाहरण द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। माना एक वस्तु सीधी रेखा में चल रही है। वस्तु ने पहले सेकंड में 50 मीटर दूरी तय की, दूसरे सेकंड में भी 50 मीटर दूरी तय की, तीसरे सेकंड में भी 50 मीटर दूरी तय की और चौथे सेकंड में भी 50 मीटर दूरी तय की। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक सेकंड में वस्तु 50 मीटर दूरी तय करती है, यानी एक सेकंड में 50 मीटर दूरी तय कर रही है। तो इसको हम कहेंगे, अतः वस्तु को हम कहेंगे एक समान गति कर रही है, यानी इसको हम कहेंगे एक समान गति। यानी सेकंड एक सेकंड में प्रत्येक सेकंड में उतनी दूरी तय कर रही है, कोई बदलाव नहीं आ रहा, तो समान गति होगी। अब बात यह आती है दैनिक जीवन में जो हम वाहन चलाते हैं, गाड़ियां चलती हैं, या दैनिक जीवन में जो हम गति देखते हैं, क्या वो सभी वस्तुएं एक समान गति करती हैं? नहीं, वो असमान गति करती हैं। तो असमान गति क्या होगी? जब वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरियां तय करती है तो उसे असमान गति कहते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई गाड़ी है, एक सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय करती है। अगले दूसरे वाले जो सेकंड था उसमें वो 60 मीटर दूरी तय करती है। तीसरे सेकंड में वो 40 मीटर दूरी तय कर पाती है। चौथे सेकंड में वो 55 मीटर दूरी तय कर पाती है। तो हर सेकंड में अलग अलग दूरियां तय की, इसको हम कहेंगे असमान गति। तो दैनिक जीवन में हमें असमान गति ही देखने को मिलती है। तो इस तरह से अब असमान जो गति होती है तो उससे हम चाल कैसे निकालते हैं? चाल, पहले तो बात आती है चाल किसे कहते हैं। चाल की परिभाषा वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। इकाई समय का मतलब एक समय में, एक सेकंड में। अगर सेकंड ले इकाई समय को सेकंड में ले तो एक सेकंड, और घंटे में ले तो एक घंटा इकाई समय कहलाएगा। तो वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। और चाल का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक, ऐसा ही मात्रक या अंतर्राष्ट्रीय मात्रक ये इस तरह लिखेंगे ms-1, यानी ms की घात -1, या इसको ऐसे लिख सकते हैं मीटर बटा सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो प्रति सेकंड की घात 1 मानी जाती है। सेकंड को ऊपर रख देंगे तो घात लगा देंगे -1। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे हिंदी में लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड, ऐसे भी लिखा जा सकता है। और लंबी जो दूरियां होती हैं सड़कों पर आपने देखा होगा, तो उसमें होगा इसके चाल के लिए मात्रा होता है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, प्रति आवर। इस तरह से इसको चाल को माप सकते हैं। अब हम दैनिक जीवन में चाल की जगह औसत चाल काम में लेते हैं, क्योंकि गाड़ियां जो चलती है रास्तों में या कोई वस्तु गति करती है तो समान चाल से गति नहीं करती, यानी एक समान गति नहीं करती। तो वस्तु की औसत चाल ज्ञात की जाती है। कैसे ज्ञात करेंगे वस्तु की औसत चाल? कुल तय की गई दूरी, गाड़ियों में आगे मीटर लगा होता है जिससे कितनी गाड़ी चली उसका पता चलता है, उसको बोलते हैं ओडोमीटर। और उसको बोलते हैं पथमापी या ओडोमीटर। तो उससे वस्तु कहाँ से चली थी और अंत में कहाँ रुकी, तो कितने किलोमीटर का फर्क आया, वो कहलाएगी उसकी दूरी। तो कुल दूरी वस्तु ने कितनी तय करी वो तो ऊपर रहेगी, और कुल समय उसने कितना ले लिया वो नीचे रहेगा। तो कुल दूरी में कुल समय का भाग लगा करके हम औसत चाल निकाल लेते हैं।
कुल दूरी ऊपर। यदि यदि एक वस्तु t समय को किस में लेते हैं, t में, t को टाइम, और दूरी यानी सबस्टेंस दूरी को s में लेते हैं, और चाल को लेते हैं वेलोसिटी v, इसको लिखते हैं। तो चाल कैसे निकालेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी तो है s और समय है t। इस सूत्र से हम किसी वस्तु की चाल को ज्ञात कर सकते हैं।